जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स की डायरी चैनल में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो एक्सप्लेन वीडियो इन डिटेल। और यही इस सोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये शुरुआत ही बता देती है कि ये कंटेंट सीधे उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो असल में एग्जाम के प्रेशर से जूझ रहे हैं। मतलब कोई एकेडमिक किताब नहीं है जो सिर्फ डेटा डंप कर रही हो। बिल्कुल नहीं। इस प्रेजेंटेशन में इस भारी भरकम जानकारी को डिकोड करने की एक पूरी विजुअल रणनीति है, क्योंकि देखें, हमारा दिमाग लंबी लिस्ट को रटने के लिए नहीं बना है। हाँ, वो पैटर्न और लोकेशन जल्दी पकड़ता है। वही तो, हमारा दिमाग पैटर्न, लोकेशंस और कहानियों को प्रोसेस करने में माहिर है। अगर किसी को बिना किसी लॉजिक के 107 नाम दे दिए जाएं, तो अगले दिन तक 90 तो वैसे ही भूल जाएंगे लोग। सही बात है। लेकिन इस सोर्स ने जो ज्योग्राफिकल जोन्स या भौगोलिक क्षेत्रों का एक मास्टरमाइंड मैप बनाया है, वो इस रटने की जरूरत को ही खत्म कर देता है। ओके, तो मतलब हम बस पन्ने पलट कर रट्टा मारने वाली अप्रोच को खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं। तो फिर असली अप्रोच क्या है? क्या हम इंडिया के मैप को एक विजुअल गाइड की तरह यूज करने वाले हैं? थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने दिमाग में इस मैप को ड्रॉ कर सकें। जरूर। देखिए, हम इसे उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से शुरू करके दक्षिण के घाटों तक एक सफर की तरह देखेंगे। सोर्स इसे अलग अलग ज्योग्राफिकल जोन्स में बांटता है। अच्छा, मतलब जोन बाय जोन। हाँ, इससे होता यह है कि आप सिर्फ नाम नहीं याद कर रहे, आप उस जगह के माहौल को विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी पार्क को उसकी ऊंचाई, वहाँ की ठंड या वहाँ के रेगिस्तान से जोड़ देते हैं, वो दिमाग में एक तस्वीर बन जाता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। और एक बार ये समझ आ जाए कि पूरे सिलेबस का 40% हिस्सा सिर्फ 6 राज्यों में छिपा है, तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ जाएगा। वेट 40% सिलेबस सिर्फ 6 राज्यों में? ये तो बहुत बड़ा चीट कोड है ना? इस पर तो हम पक्का आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले उस सफर पर निकलते हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया। इंडिया के मैप में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, उत्तर भारत के प्रहारी, जहां सब कुछ बर्फीला और काफी ऊंचाई वाला है। तो क्या वहां के पार्क्स को उनकी ऊंचाई के हिसाब से याद रखना आसान है? 100%। सोर्स बी परीक्षा दृष्टि के हवाले से यही कहता है कि हिमालयी क्षेत्र ऊंचाई वाले और बहुत ठंडे होते हैं, तो वहां के जो जीव जंतु होंगे वो मैदानी इलाकों से एकदम अलग होंगे। लॉजिकली सही है। सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर से शुरू करते हैं। यहां आपको मिलेगा सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसके अलावा डाचिगम है, किश्तवाड़ और कजिनाग। दाचिकम तो अपने कश्मीरी हैंगुल के लिए बहुत फेमस है, जो एक तरह का हिरण होता है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये नाम तो फिर भी जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन जब हम लद्दाख की तरफ मुड़ते हैं तो वो तो पूरी तरह से एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। हाँ, वहाँ तो पेड़ पौधे भी कम होते हैं। तो वहाँ की इकोसिस्टम को कैसे दिमाग में बिठाएं? लद्दाख के लिए सिर्फ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस। हाँ, स्नो लेपर्ड के लिए। एग्जैक्टली। जब भी हिमिस का नाम आए तो दिमाग में स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए की तस्वीर ले आइए। वो इतने ऊंचे और ठंडे इलाके का एपेक्स प्रेडेटर है। ये अपने आप में एक सिंगलटन नाम है, जो इसे और भी खास बनाता है। सिंगलटन मतलब उस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सिर्फ वही एक है। हाँ, बस वही एक। फिर जब हम लद्दाख से थोड़ा नीचे हिमाचल प्रदेश की तरफ उतरते हैं तो बर्फ तो रहती है, लेकिन चीर और देवदार के जंगल शुरू हो जाते हैं। लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ के पार्क्स के नाम भी इस बदलाव से मेल खाते हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिम्बलबारा। पिन वैली का नाम सुनते ही उस गहरी घाटी की तस्वीर बन जाती है दिमाग में। सही कहा। और इसकी ठीक बाद आता है उत्तराखंड। मुझे लगता है उत्तराखंड का लैंडस्केप थोड़ा और हरा भरा हो जाता है, राइट? यहाँ के तो कुछ नाम शायद हम बचपन से ही जीके की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड एक बहुत ही परफेक्ट ट्रांजिशन जोन है। यहाँ आपको जिम कॉर्बेट मिलता है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। टाइगर्स के लिए फेमस है वो। हाँ, इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी, ये नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही रंग बिरंगी और खूबसूरत सी पेंटिंग के बीच खड़े हों। बिल्कुल। तो अब तक हम पहाड़ों पर थे, लेकिन सोर्स का मैप में इसके बाद सीधे मैदानी और मरुस्थलीय इलाकों में एंट्री होती है। ये तो एकदम से चिलचिलाती धूप में आने जैसा है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और यही कॉन्ट्रास्ट दिमाग को चीजें याद रखने में मदद करता है। जैसे ही पहाड़ खत्म होते हैं, हरियाणा के फ्लैट मैदान आते हैं जहां कालेसर और सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्वर्ग है, मैंने सुना है। हाँ, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वहां। और फिर हम सीधे मुड़ते हैं राजस्थान के सूखे, रेतीले और मरुस्थलीय इलाकों की तरफ। वहां का पर्यावरण पूरी तरह से अलग है। वहाँ कौन कौन से हैं? राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का हैं। रणथंभौर और सरिस्का, ये तो बागों के लिए बहुत फेमस है। मुझे हमेशा से ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि एक सूखी, रेतीली और गर्म जगह में बाघ कितनी आसानी से खुद को ढाल लेते हैं। ज्योग्राफी का ये जो लचीलापन है ना, सच में कमाल है। सही में नेचर का अपना एक अलग ही मैकेनिज्म होता है। और अगर हम इसी बेल्ट में थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाएं, यानी गुजरात जाएं, तो वहाँ का क्या सीन है? गुजरात की भूमि बहुत ही डाइवर्स है। वहाँ आपको मरीन नेशनल पार्क मिलेगा जो समुद्री जीवन के लिए है, और वंसदा है, एक बहुत ही खास पार्क है वहाँ, ब्लैक बक, जिसे वेलावदार भी कहते हैं, जो खुले घास के मैदानों में काले हिरणों के लिए जाना जाता है। अच्छा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा क्राउन जूल है वो है गिर फॉरेस्ट। पूरी दुनिया में आसियाई शेर यानी एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ओह वाह, ये इकलौती जगह है पूरी दुनिया में। हाँ, और इसी उत्तर पश्चिमी मैदानी बेल्ट को अगर हम क्लोज करें तो उत्तर प्रदेश आता है, और वहां सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दुधवा। ओके, तो मतलब हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स देख लिए, वेस्ट के डेजर्ट और कोस्ट्स देख लिए। अब मैप के एकदम सेंटर में आते हैं, भारत का हृदय, मध्य भारत। और एग्जाम के नजरिए से ये इस पूरे मास्टरमाइंड मैप का सबसे हेवी वेट चैंपियन है। मध्य और मैदानी क्षेत्रों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या है? घने जंगल और टाइगर रिजर्व्स। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र इसी हिस्से में है। मतलब ये सबसे डेंस एरिया है, राइट? बिल्कुल। सोर्स इसे सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र यानी हाईएस्ट डेंसिटी जोन कहता है, और यही वो जगह है जहां एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है। केवल मध्य प्रदेश में पूरे 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वेट, 11? हाँ, 11। ध्यान से सुनिएगा। बांधवगढ़, डायनासोर्स फॉसिल, कान्हा, कूनो, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुरा और वन विहार। रुकिए, मेरी दिमाग की हार्ड ड्राइव थोड़ी फुल हो रही है। 11 नाम सिर्फ एक राज्य में, ये तो पूरी एक क्रिकेट टीम के बराबर हो गया। एग्जाम के प्रेशर में कोई स्टूडेंट इन 11 नामों को एक साथ कैसे याद रखेगा? क्या इतने सारे नाम एक ही जगह होने से कान्हा, पन्ना, पिंच, ये सब आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे? आपका सवाल बहुत ही वैलिड है, और अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो इन्हें 11 अलग-अलग रैंडम नामों की तरह रटने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसको अप्रोच कैसे करें? देखिए, अगर आप उस व्यापक तस्वीर को देखें जिसे सोच समझाना चाह रहा है, तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे जंगलों का एक विशाल कनेक्टेड नेटवर्क बनाती है। इसे एक 11 नामों की लिस्ट की तरह मत देखिए, इसे मध्य भारत के एक बहुत बड़े टाइगर इकोसिस्टम की तरह विजुअलाइज कीजिए। एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह। हाँ, जब आप कान्हा या बांधवगढ़ के बारे में सोचें तो उन विशाल साल और सागौन के पेड़ों को सोचें, और ये विजुअलाइज करें कि ये सब जंगल असल में अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि अगर हम लॉजिकली सोचें तो प्राकृतिक जंगल पॉलिटिकल सीमाएं तो नहीं मानता होगा। किसी बाघ या हिरन को थोड़ी पता है कि अरे यहाँ से तो एमपी का बॉर्डर खत्म हो गया, अब मुझे वापस मुड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो क्या इसके आसपास के राज्य भी इसी जंगल का हिस्सा है? आपने बिल्कुल सटीक बात पकड़ी है। प्रकृति कोई स्टेट बॉर्डर नहीं देखती, इसीलिए मध्य प्रदेश के ठीक बगल में जो छत्तीसगढ़ है वो असल में उसी वन क्षेत्र का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। अच्छा, वहाँ कौन से पार्क्स हैं? अगर आप मैप पर देखें तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती जिसे कुतरू भी कहते हैं, और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ये कोई अलग थलग पार्क नहीं है, ये उसी सेंट्रल इंडिया की फॉरेस्ट बेल्ट का ही हिस्सा है। अगर इन्हें कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद रखना सच में बहुत आसान हो जाएगा। मेक सेंस। ये तो हुई भारत के दिल की बात। अब इन घने टाइगर रिजर्व से निकलकर थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं, पूर्वी तट और फिर पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट। वहाँ का क्या माहौल है?
पूर्वी भारत के जंगलों की वाइब एकदम अलग है। यहाँ शुरुआत होती है बिहार के वाल्मीकि और झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान से। और फिर आता है पश्चिम बंगाल। जब भी बंगाल का नाम आता है तो दिमाग में सीधे मैंग्रोव के घने जंगल और पानी में तैरते हुए रॉयल बंगाल टाइगर्स की इमेज बन जाती है। हाँ, और पश्चिम बंगाल का ज्योग्राफिकल फैलाव बहुत अनूठा है। ये सिर्फ कोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों तक जाता है। इसमें बुक्सा, गोरुमारा, जलदापारा, नियोरा वैली, सिंगालीला और सुंदरबन शामिल हैं। सुंदरबन, वो तो अपने उन विशाल मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है ना। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम कोस्ट के किनारे किनारे थोड़ा नीचे जाएं, तो उड़ीसा आता है। वहाँ भितरकनिका और सिमलीपाल हैं। भितरकनिका का नाम जब भी आए तो खारे पानी के उन विशाल मगरमच्छों को याद कीजिए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो वहाँ की कीचड़ में धूप सेकते हैं। वाह, ये जो विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक है ये सच में काम कर रही है। अच्छा, अब मैप का वो हिस्सा आता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सोर्स को जब मैंने ध्यान से देखा तो उसने नॉर्थ ईस्ट को 2 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, भाग 1 और भाग 2। ऐसा क्यों? तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये इसे स्लाइड पर जगह कम होने की वजह से किया गया है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है? नहीं, ये जगह की कमी नहीं है। अगर हम इसको व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो ये पूरा चंकिंग टेक्निक है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी यानी अत्यधिक जैव विविधता का सेंटर है। मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है वहां पर। हाँ, वहाँ इतने घने जंगल हैं और इतने अनोखे जानवर हैं, जैसे काजीरंगा का एक सींग वाला गैंडा, कि वहाँ पार्क्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब दिमाग को एक साथ बहुत सारे अनजाने नाम मिलते हैं तो वो एकदम शटडाउन हो जाता है। इसलिए कॉग्निटिवली इसे समझना आसान बनाने के लिए सोर्स ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। जैसे हम किसी 10 डिजिट के फोन नंबर को 3-3 या 4-4 के गुच्छों में बांटकर याद करते हैं, राइट? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। इसमें सबसे ऊपर सिक्किम है, जहां खंगचेनजोंगा है। नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन कंचनजंगा पर्वत से जुड़ा है तो आसानी से याद रह जाता है। हाँ, माउंटेन्स के नाम से कनेक्ट हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग और नमदाफा हैं, और फिर आता है असम। असम ना इस पूरे इलाके का हब है। यहाँ नेशनल पार्क्स की एक पूरी लंबी सीरीज है। हाँ, असम के नाम तो मुझे हमेशा एक लय में याद आते हैं। दिब्रू साइखोवा, दहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, नेमेरी, ओरांग और रायमोना, पूरे 7 पार्क्स। बिल्कुल सही। और फिर भाग 2 में नॉर्थ ईस्ट के बाकी छोटे छोटे राज्य आते हैं। नागालैंड में नटांकी, मणिपुर में केबुल लामजाओ। अब यहाँ रुक कर जरा सोचिए, क्या हुआ? केबुल लामजाओ पूरी दुनिया का इकलौता तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एक तैरता हुआ जंगल? वेट, क्या रियली? हाँ, वहाँ लोकतक झील पर बायोमास तैरता है, जिस पर वहाँ के खास संगाई हिरण रहते हैं। ऐसी अनोखी विजुअल इमेज को आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। माइंड ब्लोइंग। एक झील के ऊपर पूरा इकोसिस्टम। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। क्लाउडेड लेपर्ड तो उस जानवर के नाम पर ही है जो वहाँ मिलता है। नाम से ही जानवर याद आ गया। सही कहा। और आखिर में मेघालय, जहाँ बालपक्रम और नोक्रेक रिज है। बायोडाइवर्सिटी का एकदम खजाना है ये इलाका। चलिए, अब तक हमने नॉर्थ, सेंटर और ईस्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया। अब हमारी इस ज्योग्राफिकल जर्नी का आखिरी पड़ाव आता है। साउथ इंडिया की तरफ मुड़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया, वहाँ के घाट और तटीय इलाके। ये वो इलाका है जो ऊंचे घाटों और समुद्री हवाओं के कॉम्बिनेशन से बना है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स एक दीवार की तरह खड़े हैं जो बारिश को रोकते हैं, जिससे वहां बहुत ही घने सदाबहार जंगल बनते हैं। तो महाराष्ट्र से शुरुआत करें। हाँ, महाराष्ट्र में चांदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी जिसे बोरीवली भी कहते हैं, और सोचिए ये मुंबई शहर के बीचों बीच है। और उसके अलावा ताडोबा अंधारी है। 1 मिनट, आपने पेंच कहा। पेंच तो अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश में भी आया था ना? हाँ, यहाँ एक मजेदार बात नोट करने वाली है। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की लिस्ट में आता है, क्योंकि वो दोनों स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, अब समझ आया। और महाराष्ट्र के ठीक नीचे वो छोटा सा राज्य है जो अपनी बीचेस के लिए बहुत फेमस है, गोवा। मैंने सुना है वहाँ सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। हाँ बिल्कुल, गोवा में सिर्फ मुलेम नेशनल पार्क है। और गोवा से नीचे उतरते ही
हम कर्नाटक के उन घने जंगलों में पहुंच जाते हैं जो हाथियों के लिए बहुत फेमस है। वहाँ कौन कौन से हैं? कर्नाटका में अंशी, बांदीपुर, बैनरघट्टा, कुद्रेमुख और नगरहोल है, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और इसके बाद आता है केरला। अब देखिए, केरला के पार्क्स के नाम मैंने जब डिटेल में पढ़े तो मुझे एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न दिखा। अनामुदी शोला, एराविकुलम, मथिकेतन शोला, पंपाडुम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। रुकिए, ये शोला शब्द बार बार आ रहा है। इसका रटने या मेमोरी से कोई स्पेशल कनेक्शन है क्या? बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है ये। यही वो पैटर्न है जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। शोला असल में वेस्टर्न घाट्स के ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले खास तरह के घास के मैदानों और छोटे घने जंगलों को कहते हैं। ओह, तो मतलब ये कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा नाम दिखे जिसके अंत में शोला लगा हो तो बिना ज्यादा सोचे आप उसे केरला के साथ जोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेमोरी हैक है। ये हुई ना बात। मतलब सिर्फ आंख बंद करके रटना नहीं है, शब्दों के पीछे का लॉजिक समझना है। बिल्कुल। और अब बस ईस्टर्न घाट्स और तटीय इलाकों को क्लोज करना बाकी है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगावनी है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी यानी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वरा हैं। और आखिर में तमिलनाडु के साथ हमारी ये यात्रा पूरी होती है। गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई भी कहते हैं, मुदुमलई और मुकुर्थी। हाँ, यहाँ फिर से गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क आ गया, जो एक तरह से क्लियर बताता है कि हम वापस समुद्र तट पर पहुंच गए। कमाल है, 107 नाम। सच में कश्मीर की बर्फ से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक पूरा भारत नाप लिया गया है ना। एक पूरी विजुअल जर्नी बन गई। लेकिन अब मैं उन स्टूडेंट्स की तरफ से वो सबसे जरूरी और असली सवाल पूछता हूं। जब एग्जाम वाले दिन हॉल में बैठे होते हैं, टाइमर टिक टिक कर रहा होता है और दिमाग एकदम प्रेशर कुकर बना होता है, तब ये सारा का सारा डेटा रिकॉल कैसे होगा? क्या सोर्स के पास इसका कोई शॉर्टकट या 80-20 रूल जैसी कोई सफलता की कुंजी है जहां कम मेहनत में ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए? हाँ, और देखिए यही इस पूरे डीप डाइव का सबसे अहम हिस्सा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपना समय कहाँ निवेश करें। जब डेटाबेस इतना बड़ा हो तो गधों वाली मेहनत नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। तो वो स्मार्ट वर्क है क्या? सोर्स ने इसे स्मार्ट रिवीजन और मास्टरमाइंड डेंसिटी मैप का नाम दिया है। इसका सबसे पहला और आसान शॉर्टकट है सिंगलटन राज्यों पर फोकस करना। इसका बेसिक रूल है एक राज्य एक पहचान। मतलब वही स्टेट्स जहां सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। अरे ये तो सच में सबसे स्मार्ट तरीका है। एक नाम याद करो और पूरे स्टेट का सिलेबस खत्म। बिल्कुल। सोर्स की लिस्ट पर एक बार गौर करें तो यूपी में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतला, गोवा में मोलिम, लद्दाख में हेमिस, सिक्किम में खांचनजोंगा, नागालैंड में ननटांकी और मणिपुर में केबुल लामजाओ। वाह! सिर्फ इन 8 नामों को याद करने से आपके 8 राज्य पूरे हो जाते हैं। और पता है, एग्जामिनर्स अक्सर इन्हीं सिंगलटन नामों से कंफ्यूज करने वाले सवाल बनाते हैं। ओके, तो 8 राज्य तो चुटकियों में हो गए, लेकिन बाकी के भारी भरकम राज्यों का क्या करें जहां बहुत सारे हैं? उसके लिए आता है 40% कवरेज रूल। ये वही परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल का ही एक रूप है। मास्टरमाइंड डेंसिटी मैप ये बहुत साफ दिखाता है कि अगर आप सिर्फ शीर्ष 6 राज्यों यानी टॉप 6 स्टेट्स को अच्छे से रट लें तो पूरे मैप का लगभग 40% हिस्सा वहीं कवर हो जाता है। वेट, सिर्फ 6 राज्यों में 40% सिलेबस? ये 6 राज्य कौन से हैं? मैं तो नोट्स बनाने के लिए पेन ढूंढने लगा हूं। लिखिए, सबसे हैवी वेट है मध्य प्रदेश, जहां 11 उद्यान हैं। फिर आता है असम, जहां 7 है, पश्चिम बंगाल में 6, उत्तराखंड में 6, केरला में 6 और महाराष्ट्र में 6। जरा जोड़कर देखिए, सिर्फ इन 6 राज्यों में टोटल 42 नेशनल पार्क्स हैं। ओ भाई, 42 पार्क सिर्फ 6 स्टेट्स में? तो इसका सीधा सा बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इन 6 हाई डेंसिटी राज्यों और उन 8 सिंगलटन राज्यों को अपनी उंगलियों पर याद कर ले तो 107 की इस डरावनी लिस्ट का आधा से ज्यादा हिस्सा तो वैसे ही उसकी मुट्ठी में आ गया। बिल्कुल, यही तो वो सफलता की कुंजी है।
एक बार चेकलिस्ट याद रखिए, भारत को 5-6 ज्योग्राफिकल जोन्स में बांटिए, सिंगलटन को सबसे पहले याद कीजिए और एमपी तथा असम जैसे राज्यों के नामों को एकदम उंगलियों पर रखिए। ये बस रट्टा मारने की नहीं, बल्कि एक पूरी विजुअल और डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी है। सच में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शानदार अप्रोच है। जब हमने ये सेशन शुरू किया था तो 107 नाम सच में एक टेलीफोन डायरेक्टरी जैसे लग रहे थे, एकदम बोरिंग और इम्पॉसिबल। लेकिन इस विजुअल मैप, चंकिंग और डेंसिटी रूल को समझने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमने भारत के भूगोल की एक जीवंत कहानी सुन ली हो। और यही वजह है कि जब आप जानकारी को एक कहानी, एक लॉजिकल फ्लो या एक मैप पर देखते हैं, तो वो आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। एकदम सही बात है। और इस कमाल के डिकोडिंग सेशन को ख़त्म करते हुए मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हम अक्सर भूगोल को सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट बॉर्डर्स या रटने वाले फैक्ट्स के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम इसे जीवन और बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स के नज़रिए से देखते हैं तो नक्शे पर खींची गई वो लकीरें सिर्फ इंक नहीं रह जाती। बिल्कुल। वो धड़कते हुए, सांस लेते हुए इकोसिस्टम की कहानियां बन जाती हैं। अगली बार जब आप भारत का कोई खाली नक्शा देखें तो उसे सिर्फ रंग भरने वाला कागज मत समझिएगा। सोचिएगा कि उन खाली जगहों पर, उन घने जंगलों में कौन सा दुर्लभ जानवर घूम रहा होगा, कौन सी नदी किस पार्क से होकर गुजर रही होगी। ये 107 नाम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमारी नेचुरल हेरिटेज हैं जो नक्शों से बाहर निकलकर एकदम जिंदा हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस मैप को अपने दिमाग में ड्रॉ करते रहिए और खुद को एक्सप्लोर करने दीजिए।